हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 ज्योग्राफी। क्लास 6 का ही चैप्टर 1 एंड 2 ज्योग्राफी का मैंने पढ़ा दिया है एंड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो वहाँ पर विजिट करें, क्योंकि क्लास 6 का जो चैप्टर 2 है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वो ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ, ये इसका बेस है वो क्लास। तो देखो, जैसा कि चैप्टर का नेम हमें गिवन है पृथ्वी की गतियाँ, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि पृथ्वी जो मूव करती है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। ओके, सो घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है यह भी हम समझेंगे कि क्या घूर्णन और परिक्रमण दो अलग टर्म है। हाँ, बिल्कुल अलग टर्म है। कैसे, यह भी समझते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ओके, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे घूर्णन कहा जाता है। और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने कक्ष पर, अगर तुम्हें दिया हो कक्षीय समतल या कक्ष, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी अपने कक्ष पर 66 सही 1/2 डिग्री झुकी है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी है। ओके, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। सूर्य को ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ये मैं अभी तुम्हें एक डायग्राम दिखाऊंगी ना, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। यानी कि अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम घूर्णन की बात कर रहे थे। तो क्या होता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो उसे वो 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। इसको ही घूर्णन कहा जाता है। ओके, तो जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, जैसा कि मैं तुम्हें बता रही थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी है, बिल्कुल सही। और पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना झुकी है, 66 सही 1/2 डिग्री झुकी है। ठीक है, यहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों की लाइन गई है और तुम देख सकते हो कि पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई है। अब अगर ये वाला चित्र हम देखें तो देखो, इसमें हमें गिवन है ना कि प्रदीप्ति वृत्त, ये एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को बांटती है दो ऐसे भागों में कि एक भाग दिन है और एक भाग रात है। तो तुम देख सकते हो कि जो एरिया, जो हिस्सा हमारा सूर्य की तरफ है वहाँ पर दिन है और जो हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं है वहाँ पर रात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चलो देखते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यहाँ से तुम्हारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये हो जाएगा कि आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन है, तो तुम बता सकते हो कि एक खगोल शास्त्री हैं। और आर्यभट्ट ने क्या बताया, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तुम बताना है तुम्हें कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, अब तुम्हें दिया गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, है ना। अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं ना तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि जीवन संभव नहीं होगा पृथ्वी पर, क्योंकि जो एरिया सूरज की तरफ रहेगा उस एरिया में हमेशा गर्मी होगी और जो सूरज की तरफ नहीं रहेगा उस एरिया में हमेशा ठंड पड़ेगी और वहाँ गर्मी बढ़ती जाएगी और दूसरे एरिया में हमेशा ठंड बढ़ती जाएगी। तो इसके कारण वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ओके, और पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, यानी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 1/4 दिन, 365 से 1/4 दिन का क्या मतलब है, यानी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। लेकिन हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। फिर क्या होता है, यही 6 घंटा
4 साल में एक दिन बन जाता है, तो जिसे हम लीप ईयर कहते हैं और उसे फरवरी में ऐड कर लेते हैं तो 29 फरवरी बन जाता है। ओके, तो बेसिक है। तो देखो उत्तर दिशा में जो हमें गिवन है कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव और फिर वसंत ऋतु है और शरद ऋतु है। इसका क्या मतलब है? मतलब जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है, विषुवत रेखा पर पड़ रही है। जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट इक्वेटर या विषुवत रेखा पर पड़ती है ना, तो हम उसे विषुव कहते हैं, विषुव। ओके, देखो यहाँ पर 21 मार्च को विषुव होता है और 23 सितंबर को विषुव होता है, यानी जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं, मीन्स विषुवत रेखा पे पड़ती हैं। और उसके अलावा हमें यहाँ पे दिया गया है उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत कब होता है? जब 21 जून को, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं ना, तो उत्तर अयनांत होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाता है। और जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं मकर रेखा पर, तो इसे दक्षिण अयनांत कहा जाता है। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब विषुवत रेखा पड़ेंगी तो विषुव कहा जाएगा, जो कि विषुवत से ही बना है। और हमारी जो कर्क रेखा है वो उत्तर में है, तो इसलिए तुम याद रख सकते हो कि उसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। और जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। ओके, बाकी डेट तुम्हें थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ेगी कि हमारी विषुव जो है सबसे पहले साल में कब होता है? 21 मार्च को, और दूसरी बार 23 सितंबर को। और उत्तर अयनांत कब होता है हमारा? तो उत्तर अयनांत होता है हमारा 21 जून को। दक्षिण अयनांत होता है 22 दिसंबर को। दक्षिण अयनांत में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ओके, ये डायग्राम का तुम स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया। तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ओके, सो तुम एक एक्टिविटी कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि अब लीप वर्ष कब होगा। ओके, अब चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ कौन सा होता है? दिखाती हूँ मैं। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये रेड कलर, यहाँ पे पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी का रास्ता है, पृथ्वी का पाथ है, ऐसा कह सकते हो तुम। तो यहाँ पे पृथ्वी चल रही है ना, तो इसको दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। ओके, तुमसे ऐसे क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पृथ्वी जिस पथ पर चलती है जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो क्या कहलाता है? दे देगा तुम्हें वृत्ताकार, अल्पवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, तो तुम्हारा आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। ओके, अब देखो तुम्हें क्या दिया है, ध्यान दीजिए। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पे तुम्हें 2 पॉइंट याद रखना है। एक ये कि दिन और रात कैसे होते हैं, दिन और रात कब होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात होते हैं। और ऋतुओं का परिवर्तन कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यही बात यहाँ पे तुम्हें समझाई जा रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे तुम्हें गिवन है कि आओ कुछ करके सीखें। क्या करके सीखें? कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पेन, एक धागे का लच्छा ले लीजिए, धागे का छल्ला ले लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थित कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे को छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाएं। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वो दीर्घवृत्त होगी। अब यहाँ पे देखो तुम्हें इसकी फोटो भी दिखाई गई है। ये तुम्हें एक डेमो दिया गया है कि तुम ऐसे बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो चित्र 3.3 का अध्ययन तो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। अब देखो यहाँ पे तुम्हें गिवन है कि आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जहाँ पर सूर्य की किरण पड़ेगी एकदम डायरेक्टली, वहाँ पर तो ऊष्मा अधिक होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब हम लोग पढ़ रहे थे
चैप्टर सेकेंड में हमने पढ़ा था, इसलिए अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो ज़रूर देखो, क्योंकि वो इस चैप्टर का बेस है। सो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ पर जब उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है कि वहाँ पर मीन्स सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है। मीन्स मेनली सूर्य की रेज वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है 6 महीने तक लगातार दिन और 6 महीने तक लगातार रातें होती हैं। तो चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ओके, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को गर्मी का मौसम होता है। ओके, तो 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? देखो, मैंने तुमको जब डायग्राम समझाया था ना, तभी मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया कि उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत तुम कैसे याद रख सकते हो। पहले तो तुम्हें विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा का सिचुएशन पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो तुम्हें पता हो जाएगा कि विषुवत रेखा हमारा 0 डिग्री पर स्थित है और कर्क रेखा हमारा 23 डिग्री उत्तर में स्थित है और मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो जब तुम्हें ये पता हो गया तो तुम फिर समझ लोगे कि जब सूरज की किरण हमारी कर्क रेखा पर पड़ेगी तो वो उत्तर अयनांत होगा, और जब सूरज की किरण हमारी मकर रेखा पर पड़ेगी तो वो दक्षिण अयनांत हो जाएगा। ओके, और जब विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो विषुव हो जाएगा। अब ये डेट तुम्हें याद करनी है, और ये याद रखना है कि कर्क रेखा पर साल में 1 बार, मकर रेखा पर साल में 1 बार और विषुवत रेखा पर साल में 2 बार सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ओके, अब देखो, आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पे भी तुम्हें गिवन है और कहा जा रहा है कि एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से फहराएं या दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चले। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ओके, अब देखो, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। क्या तुम्हें पता था? अगर नहीं पता था कोई बात नहीं, अभी चल गया पता हमें। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ओके, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ओके, क्लियर है पॉइंट? अगर बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, डायग्राम तुम अपने माइंड में बैठाओ, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा और फिर सारी चीज़ें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कभी भूलोगे। देखो, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ओके, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ओके, घूर्णन के कारण होता है दिन और रात, और ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना तुम। ओके, सो देखो, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछो, मैं तुम्हारा आंसर दूंगी। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये भी बताइए। ओके।
अगर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है या कोई भी इशू है, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं एक्सरसाइज का एक वीडियो ला दूँगी, एमसीक्यू बता दूँगी इसमें कितने, अगर ऐसा है कि मैम समझ नहीं आ रहा कि कितने एमसीक्यू बन सकते हैं इससे, तो वो भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। जस्ट सपोर्ट मी एंड